बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम और किताब के एक और एपिसोड के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम शाह की खिदमत में हाज़िर हूँ। आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात अच्छी किताबों और अच्छी किताब पढ़ने वालों से करवाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में भी हम एक अच्छी किताब और अच्छी किताब पढ़ने वाले के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इससे पहले कि हम किताब पे बात करें और किताब के कंटेंट पे डिस्कशन करें, मैं आज के मेहमान का तारुफ आपके साथ करता चलूँ। आज हमारे साथ मेहमान हैं इकबाल हुसैन साहब। इकबाल हुसैन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक यंग एजुकेशनल लीडर हैं और मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट के अंदर एज एजुकेशनल लीडर अपने खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इकबाल साहब ने इंग्लिश लैंग्विस्टिक्स में एमफिल किए हैं NED यूनिवर्सिटी से और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ इदारों में एज एजुकेटर अपने खिदमत सर अंजाम दी हैं। इकबाल साहब इन दिनों गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एज स्कूल हेड मास्टर प्रिंसिपल जो है ना अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और रिसेंटली BPS 18 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो इकबाल साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। असलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरे लिए एक ऑनर है कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं फंडर टाइम के प्लेटफॉर्म से अपने यूथ से, बच्चों से, तमाम लोगों से मैं अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं और किसी किताब के ज़रिए उनसे कुछ बात कर सकूं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। इकबाल साहब, सबसे पहले ये बता दें हमारे नाज़रीन को कि आज हम किस किताब पे डिस्कशन करने वाला है। थोड़ा सा अपने जो किताब है उसका तारुफ आप पेश कर लें। बिल्कुल असलम साहब, जो कि हमारी और आपकी जो डिस्कशन हुई थी, 2-3 किताबों के बारे में मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, लेकिन फाइनली मैंने ये सोचा कि क्योंकि आपकी जो नाज़रीन हैं, ऑडियंस है, वो मोस्टली यूथ होती हैं, तो मैंने सोचा कि एक सेल्फ़ हेल्प की दुनिया में एक बहुत बड़ी मशहूर नावल जिसको हर कोई जानता होगा, हर कोई इसके बारे में सुनता होगा ज़रूर, इसका नाम है अल्केमिस्ट। तो अल्केमिस्ट एक बहुत मशहूर नावल है जिसको एक ब्राज़ीलियन ऑथर पोलो कोएल्हो ने लिखा है। ये सेल्फ़ हेल्प की दुनिया में एक बहुत मशहूर और शहर आफाक किताब है। इसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को पॉजिटिवली इम्पेक्ट किया हुआ है। इस किताब को इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये किताब हर एज के बंदों के लिए, चाहे वो यंग हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे वो अनएजुकेटेड हो, चाहे वो एजिड हो, किसी भी उम्र के हर बंदों के लिए ये यकसा मुफीद है। तो इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं वो ब्राज़ीलियन, जो ऑथर है वो ब्राज़ीलियन है, ब्राज़ील से उसका ताल्लुक़ है, पोलो कोएल्हो है। अगरचे पोलो कोएल्हो ने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, लेकिन इस किताब ने उनको बहुत मशहूर कर दिया, बहुत उसको फेमस कर दिया, शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। और इस किताब की सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मोर देन 90 लैंग्वेजेस में इसका तर्जुमा हुआ है और इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ अभी तक फ़रोख्त हुई है। ये अगरचे 1988 में लिखी गई हैं, लेकिन आज भी इतनी ही रिलेवेंट है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आज का हमारा डिस्कशन बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है और मुझे लगता है कि आज का डिस्कशन जो ना तमाम नाज़रीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि पोलो कोएल्हो की जो भी किताब है उसको आज के ज़माने में बहुत ही अहमियत दी जाती है। और इस किताब के बारे में आपने कहा कि उन किताबों में जो है ना सबसे एक इम्पोर्टेंट किताब जो आप हम प्रेजेंट करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम इसके बिट्स एंड पीसेस पे बातचीत करें, थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया बता दें, फिर हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा, सेंट्रल आइडिया रहे कि ये इंसान के ख्वाब देखने के ऊपर है। इंसान की जो ड्रीम्स होती हैं वो ख्वाब नहीं जो हम रात को सो के देखते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में एक मकसद के पीछे हम लगे रहते हैं। उसको अचीव करने के लिए कौन कौन सी रुकावटें हमारे सामने आ सकती हैं, कौन कौन सी क़ुरबानियों का हम सामना करते हैं। तो दरअसल अगर इसका क्रक्स में बता दूं, अगर आप मुझे इजाज़त दे देंगे तो मैं पूरा इसको एक स्टोरी की सूरत में आपको सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। इनफैक्ट ये किताब, इसमें जो मेन जिस प्रोटैगनिस्ट है इस किताब की, जो ये एक उनके शहर अंदालूसिया का रहने वाला एक लड़के की स्टोरी है जिसका नाम सेंटियागो है। इस बच्चे को घूमने फिरने का बहुत शौक़ होता है। जब इसको उसके अंदर ये एक पैशन होता है कि वो दुनिया घूमे, तो अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए वो अपने वालिद से बात करता है कि मुझे ये शौक़ है। तो उसके वालिद कहते हैं कि अगर आपने अपने इस शौक़ को पूरा करना है तो आपको चरवाहा बनना पड़ेगा, शेफर्ड बनना पड़ेगा। और उसके लिए वो तैयार होता है। उसके वालिद उसको कुछ पैसे देते हैं और वो कुछ उससे भेड़ बकरियाँ ख़रीद के चरवाहा बनता है। एक दफ़ा वो अपनी भेड़ बकरियों को लेके स्पेन से थोड़ा दूर जाता है। वहाँ पे एक जगह जाता है, तरीफ़ा नामी गाँव जाता है। वहाँ पे जब उसको रात होती है
तो अपने भेड़ बकरियों को वो वहाँ पे एक पुरानी चर्च में बांध के खुद उसके बिल्कुल चर्च के बाहर एक दरख्त, साइकोमोर नामी एक ट्री होती है, दरख्त होती है, उसके नीचे सोता है। जब वो सोता है उसकी आंख लग जाती है तो इसको एक ख्वाब आ जाता है। उसका ख्वाब यह आ जाता है कि एक बच्चा उसकी उंगली पकड़ के उसको लेके जाता है, पिरामिड्स लेके जाता है, एहराम मिस्र लेके जाता है। ये सब कुछ ख्वाब में होता है? बिल्कुल। सेंटियागो ये ख्वाब देखता है और वहाँ ले जाकर उसको कहता है कि सेंटियागो, आपकी ज़िंदगी में आपके लिए एक बहुत बड़ी ख़जाना यहाँ पे छुपी हुई है। जब वो उस ख़जाने का एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा होता है कि सेंटियागो की आंख खुल जाती है, तो वो बहुत परेशान होता है। अब आप पूछेंगे कि परेशान क्यों होता है? परेशान इसलिए होता है कि इस तरह का ख्वाब इसने कई बार पहले भी देख चुका है। सेम ख्वाब, ऑलमोस्ट सेम ख्वाब, कम बेश सेम ख्वाब, लेकिन जगह डिफरेंट होते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये डिसाइड करता है कि कुछ ना कुछ है, देयर इज़ समथिंग इसमें है, इसलिए वो अपने ख्वाब की तामील के पीछे चला जाता है। तो उसको बताया जाता है कि यहाँ पे तरीफ़ा में एक औरत है जो ख्वाबों की ताबीर बताती है। तो सेंटियागो उसके पास जाता है, उसके पास जाके उसको अपने ख्वाब बताता है। तो वो औरत कहती है कि सेंटियागो, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ख़जाना आपको मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको जाना पड़ेगा एहराम मिस्र। वहाँ पे आपको आपके ख्वाब की तामीर होगी, आपको वो ख़जाना मिल जाएगा। तो वो कहता है कि ये कौन से ख्वाब की ताबीर है, ये तो मैंने ख्वाब में भी देखा था। वो बहुत मायूस वहाँ से लौटता है। लौट के थोड़ा आगे जाता है तो उसको एक बूढ़ा बाबा मिल जाता है। बूढ़ा बाबा मिल के उससे कहता है कि सेंटियागो, आपने जो ख्वाब देखा है, मैं उस ख्वाब की ताबीर आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपके पास जितने माल है, जितना दौलत है, उसका 10% आप मुझे दे दें। तो सेंटियागो समझता है शायद ये उसी औरत का चाल है, उसने मेरे पीछे ये लगा दिया है। तो वो उसको लिफ्ट नहीं कराता है। लेकिन जब वो लिफ्ट नहीं कराता तो वो बूढ़ा बाबा 1 मिनट चुप रह के सिर्फ ज़मीन के ऊपर सेंटियागो के वालिदैन का नाम लिखता है और उसको कुछ उसके ज़िंदगी के ऐसे सीक्रेट्स बताता है जो सेंटियागो ने कभी किसी को नहीं बताया था। तो फिर सेंटियागो बड़ा इम्प्रेस होता है, कहता है कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ मामला है। तो सेंटियागो कहता है कि चले ठीक है, मैं तो अपने माल का 10% तो नहीं दे सकता, मैं ऐसा करता हूँ, जब मुझे वो ख़जाना मिल जाए तो मैं उसका 10% आपको दे दूँगा, आप मुझे बता दें ख्वाब की ताबीर कैसे होगी। तो वो बूढ़ा बाबा बहुत खूबसूरत बात करता है। वो कहता है कि जब कोई चीज़ आपके पास अभी है ही नहीं तो उसका 10% आप मुझसे कैसे वादा कर सकते हैं? तो जो कुछ आपके पास है उसका 10% दे देंगे तो मैं आपके ख्वाब की ताबीर आपको बता दूंगा। तो सेंटियागो अपने माल मवेशी को बेचता है, उसका 10% उस बाबे को देता है और बाबा भी उसको यही बात करता है कि आपको अपने ख्वाब की ताबीर के पीछे आपको एहराम मिस्र पिरामिड्स जाना पड़ेगा। और इस दौरान बाबा 2 बहुत खूबसूरत बातें करता है सेंटियागो से, जो कि इस किताब की जान भी हैं। वो बाबा कहता है कि इफ़ यू वांट समथिंग बैडली द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स विद यू टू अचीव इट फॉर यू। वो ये कहता है कि अगर आप दिल से किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो ये कायनात भी आपके साथ आपके लिए साजिश करती है उस चीज़ को आपके लिए हासिल करने के लिए। और दूसरी बात वो कहता है जब इंसान छोटा होता है तो इसकी जो विजन होती है, उसकी जो ड्रीम्स होती हैं, वो बहुत बड़ी होती। जो इंसान फिज़िकली और एज के हिसाब से बड़ा होता जाता है, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, अच्छा पीयर प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, दूसरे मसाइल की वजह से उसके जो ख्वाब होते हैं वो छोटे होते जाते हैं। इस तरह सेंटियागो को बताता है और 2 पत्थर भी उसको देता है। कहता है कि ये पत्थर अपने साथ रखे, ये पत्थर आपको कुदरत के इशारे समझाने में आपकी मदद दे देंगे। और इस तरह बाबा वहाँ से गायब हो जाता है और सेंटियागो अपने ख्वाब के पीछे निकल जाता है। अपना माल मवेशी सब कुछ बेचता है और वो वहाँ से जाके स्पेन से जाके मोरक्को पहुँचता है, मराकश पहुँचता है। मराकश पहुँच के पहली रात को ही वहाँ पे डाकू इसके ऊपर अटैक करते हैं और इसने जो पैसे अपने माल मवेशी बेच के पैसे कमाया था वो सब छीन लेते हैं। अब सेंटियागो बहुत डिप्रेस हो जाता है। वो कहता है कि एक अजीब से ख्वाब के पीछे मैं आया था, सब कुछ मेरे पास चीज़ें थी वो भी सब कुछ चली गई, पैसे थे वो भी चले गए, एक अनजान शहर में अब उसके पास न खाने पीने के लिए कुछ है न रहने के लिए कुछ है। सही। तो 2-3 दिन उसके लिए बहुत टफ होते हैं। लेकिन वहाँ पे एक दिन वो किसी क्रिस्टल शॉप में जाके
क्रिस्टल के जो ओनर है उससे ये मुआहिदा करता है, वो कहता है कि आप मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे दें, मैं आपकी तमाम ये क्रिस्टल से उनको चमकाने में आपका मदद दे दूंगा, चमका के रखूंगा, ताकि आपके लिए जो कस्टमर्स हैं उनकी वो कस्टमर्स की तादाद बढ़ जाए। सही। वो ओनर उसको रखता है। सेंटियागो वहाँ पे बहुत दिलो जान से मेहनत करता है, वो तमाम क्रिस्टल को चमकाने में दिन भर लगा रहता है, और इस वजह से कस्टमर्स की बहुत रेल पेल हो जाती है उस दुकान में, और ऐसा हो जाता है कि वो जो ओनर है वो बहुत खुश होता है। सही। खुश होता है और सेंटियागो को बाकायदा पे भी देता है और बहुत अच्छी तरीके से उसको रखता है। सही। लेकिन उसके साथ अच्छी डिस्कशन होती है। 1 मिनट के लिए सेंटियागो सोचता है कि मैं बस अभी सेटल हूँ, अच्छा अच्छी तनख्वाह मिल रही है, चीज़ें अच्छी जा रही है, तो इस ख्वाब के पीछे जाऊँ या ना जाऊँ। फिर उसकी ख्वाब नहीं, वो कहता है कि नहीं, मैं जिस मकसद के लिए हूँ इस तरह मुझे निकलना चाहिए, ख्वाब के पीछे जाना ख्वाब के पीछे जाना चाहिए। एक दिन उसको पता चलता है कि वहाँ से मोरक्को से सहारा डेजर्ट से होते हुए एक काफिला आगे पिरामिड्स जा रहा है, मिस्र की तरफ निकल रहा है। तो वो अपने ओनर से इजाज़त लेता है और उनके साथ निकलता है। रास्ते में उस काफिले में उसको एक अंग्रेज़ मिलता है, उनकी डिस्कशन होती है। अंग्रेज़ से वो पूछता है वो कहाँ जा रहे हैं, तो अंग्रेज़ कहता है कि वो एक अल्केमिस्ट से मिलने जा रहे हैं, फलां की जगह में वो हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उस अल्केमिस्ट की क्वालिटी ये है कि वो तांबे को सोने में तब्दील करने का जौहर जानता है। अब वो सफ़र जारी रखते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जब किताब पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन बहुत मुख्तसरन ये कि वो आगे निकल जाते हैं। वो रास्ते में अब मिस्र से पहले एक गाँव आ जाते हैं, अल-फयूम नाम की एक गाँव है। वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे 2 कबीलों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। ठीक है, लड़ाई हो जाती है तो वो कुछ अरसा वहाँ पे रुकते हैं ताकि वो लड़ाई थोड़ा रुक जाए तो फिर वो आगे बढ़ जाए। सही। ठीक है, तो इस दौरान वहाँ पे अल-फयूम में सेंटियागो को एक लड़की मिल जाती है, फ़ातिमा नाम की। फ़ातिमा और सेंटियागो की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है और वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जो एक दफ़ा सेंटियागो देखता है कि आसमान में 2 चीलें आपस में लड़ रही होती, तो जो बाबे ने उसको 2 पत्थर दिए थे उसको वो देखता है, और कुदरत के इशारे को समझते हुए उसको अंदाज़ा हो जाता है कि इस इलाके पे कोई हमला होने वाला है। अच्छा। सेंटियागो अगले दिन वहाँ के जो मेन बंदा है, जो इसका बादशाह है उस इलाके के, उसके पास जाता है और कहता है कि बादशाह सलामत, आप अपनी फ़ौज को तैयार रखें, आपके इलाके पे कल हमला होने वाला है। तो बादशाह कहता है कि सेंटियागो, अगर ये बात सच साबित हुई तो बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी फ़ौज को तो तैयार रखूँगा, अगर आपकी बात ये गलत साबित हुई तो मैं आपको कत्ल कर दूँगा। सही। अगले दिन वाकई इस तरह ही होता है कि उसके इलाके पे हमला होता है, लेकिन उस बादशाह ने अपनी फ़ौज तैयार रखी थी तो वो उसको नाकाम बना देता है। तो बादशाह बहुत खुश होता है सेंटियागो से बहुत खुश होकर उसको बहुत सारे पैसे भी देता है और उसको गाँव का काउंसलर भी बनाता है। अच्छा। और फिर ये है कि सेंटियागो वहाँ पे बहुत फेमस हो जाता है। अब उसके पास पैसे भी आ गए, माल दौलत भी आ गई, उसकी मोहब्बत भी उसको मिल गई। तो वो 1 मिनट के लिए सोचता है कि क्यों इस ख्वाब के पीछे जाऊं, जो हकीकत है या नहीं है, अब मेरे पास सब कुछ है। 1 मिनट के लिए ये सोचता है। सही। वहाँ पे उसकी उस अल्केमिस्ट से भी मुलाकात होती है, लेकिन फ़ातिमा जो उसकी मोहब्बत थी वो उसको कहती है कि नहीं, आप जिस मकसद के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आए हैं, आप ज़रूर जाएँ। सही। मैं एक सहराई औरत हूँ, मुझे इंतज़ार की आदत है, आप जाए, अपनी ख्वाब की तामीर पूरा करें, अपनी ख्वाब पूरा करें, तकमील करें, और फिर हम दोनों की शादी होगी, हम दोनों ज़िंदगी बसर करेंगे। इस तरफ सेंटियागो वहाँ से निकलता है, अल्केमिस्ट को भी साथ लेके निकल जाता है। सही। आगे निकल जाके एक और इलाका आ जाता है, वहाँ पे एक और सरदार को शक होता है कि ये 2 लोग कोई जासूस है कहकर उनको पकड़ते हैं। सही। फिर पकड़ के उनको कत्ल करने वाले होते, उनको जासूस समझते हैं, कत्ल करने वाले होते। अल्केमिस्ट वहाँ पे एक ज़बरदस्त स्ट्रोक खेलता है। वो वहाँ के सरदार को कहता है कि ये जो अल्केमिस्ट है ये बहुत बड़ा जादूगर है, अगर आप इसको कत्ल करने की कोशिश करेंगे या नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी सल्तनत के लिए बहुत बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। ये सेंटियागो ये कहता है, ये अल्केमिस्ट सेंटियागो के बारे में उस सरदार को ये कहता है। ठीक है। ठीक है। तो वो सरदार कहता है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं देखता हूँ, 3 दिन में इंतज़ार करता हूँ, अगर वाकई ये बड़ा जादूगर है तो कुछ ना कुछ इसमें वो अपने 3 दिनों में कोई ना कोई निशानी हमें दिखाएगा। अगर 3 दिनों तक ये नहीं दिखाया तो आप लोग वाकई जासूस हैं और आपको कत्ल कर दिया जाएगा। सही। सेंटियागो बहुत परेशान होता है, अल्केमिस्ट से लड़ता है, यार आपने ये क्या किया, मैं कहाँ से जादूगर हूँ, आपने ये क्यों किया।
तो यहाँ पे भी अल्केमिस्ट उसको बहुत खूबसूरत बात करता है। वो कहता है कि अगर मैं ये नहीं करता तो हम दोनों को वो कत्ल करने वाले थे। अब हमारे पास 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में मौत और ज़िंदगी के खौफ से निकल के कुदरत के इशारों को समझने की कोशिश करे और इन 3 दिनों को एंजॉय करे। सही। तो इन 3 दिनों में लास्ट के जो दिन है, संटियागो वहाँ पे एक सहरा पे चला जाता है, वहाँ चला जाके खड़ा होता है और आसमान से बातें करने की कोशिश करता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी आंधी निकलती है। तो लोग समझते हैं कि वाकई ये बहुत बड़ा जादूगर है, उसको वहाँ वापस लाते, उससे माफ़ी मांगते हैं और वहाँ पे उनको आगे जाने देते हैं। आगे जाते हैं, जाके एक और मंक के पास जाते हैं संटियागो और अल्केमिस्ट, और वहाँ पे अल्केमिस्ट कहता है कि आगे अभी आपके लिए बहुत करीब आपका ख्वाब है, उस तक पहुँचने वाले हैं, यहाँ से आगे मैं आपसे के साथ नहीं जा सकता। और वहाँ से अल्केमिस्ट गायब होता है और इस तरह हो के संटियागो जाके एहराम मिस्र पहुँचता है। एहराम मिस्र पहुँच के उसी जगह पे जहाँ पे ख़जाना छुपी हुई है वहाँ पे डिगिंग शुरू करता है। इतने में बहुत फिर चोर आते हैं, डाकू आके संटियागो को बहुत पीटते हैं, कहते हैं कि आपके पास बहुत सारा ख़जाना होगा, आप हमें दे दे। तो संटियागो कहता है कि मेरे पास कोई ख़जाना नहीं है, बल्कि मैं एक ख़जाना ढूंढने यहाँ आया हूँ, यहाँ पे ख़जाना छुपी हुई है, मैंने ख्वाब में देखा कि इस एहराम मिस्र में ख़जाना छुपी हुई है। तो वो फिर बहुत हंसते हैं वो डाकू, और उनके डाकुओं का जो सरदार होता है वो कहता है कि अरे बेवकूफ़ इंसान, इस तरह के ख्वाब तो मैं भी बार बार देखता हूँ। मैं भी बार बार एक ख्वाब देखता हूँ कि इंडोनेशिया के करीब तरीफ़ा नामी एक गाँव में एक पुरानी चर्च है, और पुरानी चर्च के सामने एक साइकोमोर नामी एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे ख़जाना छुपी हुई है। मैं भी ये ख्वाब बार बार देखता हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं अब उसके पीछे जाऊँ, आप वाकई कोई पागल है कि उसको छोड़ते हैं। तो संटियागो को पता चलता है अब यहाँ पे कि ख़जाना कहाँ पे छुपी हुई है। सही। वो वहाँ से वापस आता है, तरीफ़ा नामी गाँव में आता है, साइकोमोर दरख्त के नीचे जाता है, जाके वहाँ पे डिगिंग करता है, डिगिंग करके उसको ख़जाना मिल जाती है, और वो फिर ख़जाना को हाथ में लेके कहता है कि फ़ातिमा को याद करता है, कहता है कि आई एम कमिंग फ़ातिमा। इस तरह ये नावल एंड होता है। बहुत ही खूबसूरत, आपने बहुत प्यारे अंदाज में नावल को कहानी के अंदाज में आपने प्रेजेंट किया। इसमें बहुत सा हर स्टेज में कोई ना कोई मैसेज है इंसान के लाइफ से रिलेटेड। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस किताब के अंदर मुख्तसरन ये बता दें कि क्या की मैसेजेस आपने इस पूरे नावल से, जो कि हमारी ज़िंदगी में काम आने वाली मैसेजेस हैं, वो मैसेजेस ज़रा आप बता दें कि वो की मैसेजेस क्या हैं। अगरचे इस नावल को हम पढ़ते हैं तो हर वरक़ पे, हर लफ्ज़ में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है और विजडम छुपी हुई है। लेकिन अगर मैं कुछ टेक अवेज़, या इसको हम मेजर थीम्स ऑफ द बुक भी कह सकते हैं, अगर इनकी बात करें तो 4-5 मेरे ख़्याल में हम सब के लिए इसमें बहुत लर्निंग है। सबसे पहली बात यह है कि ये किताब हमें ये समझाता है, पौलो कोएल्हो ये समझाता है कि डेयर टू ड्रीम। हम सबको ख्वाब देखने की हमें हिम्मत करनी चाहिए। सही। ठीक है, ख्वाब हमें ज़रूर देखना चाहिए, और वो जो मैंने पहले बता दिया कि वो ख्वाब नहीं जो हम रात को सो कर देखते हैं। आप जिस हाल में हैं, आप जैसे हैं, अपने लिए एक ख्वाब देखें। ठीक है। और सेकंड ये है कि सेकंड मैसेज की मैसेज क्रक्स ये है कि अब जब आप अपने ख्वाब देखेंगे, उसकी तकमील के पीछे, उसको अचीव करने के लिए, उसकी फुलफिलमेंट के लिए आप लगे रहें। सही। और जब आप लगे रहेंगे तो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आ जाएंगी, मुश्किलात आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ख्वाब देखा और उसको कल हासिल किया, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए तमाम मसाइल का सामना करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी उस ख्वाब की ताबीर या अपने ख्वाब को अचीव कर सकते हैं। सही। एक और मैसेज जो बहुत रेलिवेंट है, जब आप ख्वाब देखेंगे, उसकी ताबीर के लिए, उसको अचीव करने के लिए उसके पीछे लगेंगे, तो रास्ते में कुछ ऐसे स्टेजेस आ जाएंगे, आप कहेंगे कि बस यार सेटल हो गया, अब ख़त्म करनी चीज़ें, हाँ ख़त्म करें, क्या है पता नहीं सच है या नहीं है, ख्वाब है, वो कितनी मुश्किलात हैं, अब ये है कि पैसे आ गए हैं, अब जॉब मिली है, अब ये हुआ है, तो अब उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर उसके पीछे अगर ये सोच लेंगे तो आप एक मीडियोकर ज़िंदगी ही गुजारेंगे। आप कभी अपनी जिस मकसद के लिए आप पैदा हुए हैं उस मकसद को हासिल नहीं करेंगे। आप छोटी चीज़ों पे इत्मीनान हासिल करेंगे तो कभी वो हासिल नहीं होगा।
ये भी एक बहुत की मैसेज है मेरे ख्याल में। एक और चीज़ जो कि बहुत मुझे लगा, आप किताब पढ़ेंगे तो सेंटियागो और फातिमा की जो मोहब्बत है वो बहुत खूबसूरत है। वो आपस की जो डायलॉग्स हैं वो वर्थ रिमेंबरिंग और वर्थ मेंशनिंग है, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है, वो सब नहीं बता सकते। लेकिन एक जो जनरली हमारी ज़िंदगी में क्या करते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में हम किसी रिलेशन में होते हैं तो मोस्टली वो रिलेशन हमारे लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है। मोस्टली हम जब शादी करते हैं तो तमाम अपने ख्वाब को भूल जाते हैं, जाके बस ये कि छोटी लाइफ पे हम सेटल होते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में जो रिलेशंस हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, ख़ासकर स्पाउस का जो रिलेशन है उसके लिए मैं तमाम अपनी यूथ से ये कहूँगा कि उसकी चॉइस में आप बहुत मुहतात रहें, बहुत सोच समझ के करें। यानी आपका कहना है कि आपका लाइफ पार्टनर आपका सपोर्टिव हो, आपके ख्वाब तक पहुंचने में आपकी मदद करे। एग्जैक्टली, बिल्कुल असलम साहब। हम अक्सर ये होता है कि जब शादी करते तो हम अपने तमाम हमारे ख्वाब टूट जाते हैं। सही। लेकिन फातिमा ने क्या कहा था कि देख, मैं एक सहराई औरत हूँ, मुझे इंतज़ार की आदत है। चाहे तो अगर फातिमा ये भी कह सकती थी, छोड़ो यार आप अपने ख्वाब को, मैं हूँ, आपको पास काउंसलर हैं, पैसे हैं, इज़्ज़त है, सब कुछ है, क्या करना है। लेकिन उसने उसको पुश किया कि नहीं, आपको अपने ख्वाब के पीछे जाना चाहे, मैं तो आपके लिए ही हूँ, मेरी मोहब्बत आप ही है, तो मैं कहीं नहीं जा सकती। सही। तो ये है एक और की मैसेज जो अगर मैं देना चाहूँ तो वो बहुत जनरल हम कहते हैं, वो ये है कि नेवर गिव अप इन अचीविंग योर ड्रीम, यू नेवर गिव अप। सही। कि आपकी ख्वाब की ताबीर में, ख्वाब की फुलफिलमेंट में, आपके रास्ते में हिम्मत ना हारें। कभी हिम्मत हारेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, अपने ख्वाब को अचीव नहीं कर सकते। अगर वंस अगेन मैं ये कहूँ कि इसमें बहुत सारा विजडम छुपा हुआ है। मैंने 3 दफ़ा इस किताब को पढ़ी है, हर बार मुझे नए मैसेजेस मिलते हैं, नई लर्निंग मिलती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ क्रक्स अगर निकाल लें तो ये अहम थीम्स है इस किताब की। बहुत इंपॉर्टेंट, हर थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपने जो बात की कि हम जब कोई भी हम ख्वाब की ताबीर के पीछे जाते हैं तो एक मुकाम पे जाके थोड़ा कुछ हासिल करने के बाद ये लगता है कि नहीं ये बहुत है, हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो ये ख्वाब की तामील के लिए आपको जोन ऑफ परप्लेक्सिटी हमेशा जो है ना और ज़्यादा की जस्तजू में जाना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हर मैसेज जो ना मेरे ख्याल में हमारे सामीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज इसके अंदर मौजूद है। इकबाल, जैसे कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम का ओवरऑल मकसद ये कि हम किताब बिन्नी की जो खूबसूरत रिवायत है उसको प्रमोट करना चाहते हैं। और पिछले दिनों भी किसी डिस्कशन में हमारे एक मेहमान ने कहा था कि किसी बड़े बंदे ने ये कहा है कि शायद ये किताबों के साथ ताल्लुक़ का आखिरी दौर हो। खुदा न खास्ता ऐसा हो, हम उसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किताब बिन्नी की इस रिवायत को हम प्रमोट करें, लोग किताबों के साथ मोहब्बत करें। किताब बिन्नी के हवाले से या किताब पढ़ने के हवाले से कोई अपने लाइफ से कोई प्रैक्टिसेस या कुछ मैसेजेस आपका जहन में है तो ताकि सामीन उससे फ़ायदा उठाएँ और किताबों की तरफ राग़िब हो। अच्छा, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं डिसएग्री करूंगा आपके जो मेहमान थे उनसे। देखिए, ये हमारे एटीट्यूड डिसाइड करते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम एडवांस में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की फ़रोग इतनी ज़्यादा हो गई है, ये शायद लास्ट दौर हो। देखिए, अभी मैं एक मैसेज डेफिनेटली वो ज़रूर आपको से शेयर करूंगा, पर्सनल एक्सपीरियंस भी। अजीम कौम की यही निशानी है कि वो किताब को नहीं छोड़ते। अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त लंदन से ग्रेजुएट होके आया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या डिफरेंस नज़र आया यहाँ और वहाँ का। तो उसने कहा कि यार बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। उसने कहा कि वहाँ की सबसे बड़ी डिफरेंस मुझे नज़र आई वो ये है कि उसने कहा कि जब हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, ट्रेन स्टेशन में होते हैं, तो आधा घंटा 20 मिनट जब होती हैं तो सब लोग वहाँ पे लंदन में किताब लेके पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर उसने कहा कि वहाँ पे एक तो बेगर्स बहुत कम है, भिखारी बहुत कम है, लेकिन जो भिखारी भी हैं वो भी अपने साथ एक किताब रखे हुए उन्होंने। किताब जब भी वो उनके साथ कोई बंदे नहीं होते वो अपनी किताब पढ़ते हैं, और जो ही कोई बंदे आते हैं तो वो किताब को 1 मिनट के लिए बंद करते हैं, उनसे मांगते हैं, फिर किताब पढ़ना शुरू करते हैं। सही। तो अजीम कौम की यही निशानी है। उनके लिए मेरे ख़्याल से किताब के लिए कोई रीडिंग के लिए कोई आखिरी नस्ल या आखिरी डेकेड नहीं होता है। ये हमारे लिए हमारी बका का एक ज़रिया है। किताब हम नहीं पढ़ेंगे तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते इस दुनिया में। सही। वो हार्ड के आज तो टेक्नोलॉजी की वजह से मेरे ख़्याल में और हमारे लिए एडवांटेज हैं कि अगर हम हार्ड में न पढ़ सके या किताब पे पैसा खर्च ना करना चाहे तो भी हम सिंगल जब फिंगर टिप पे हम क्लिक पे हमारे पास मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सारी किताबें हैं, तो हम किताबों को पढ़ सकते हैं। मेरे ख़्याल से किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताबों के लिए देखें हम क्या करते हैं,
हम बहुत बड़ी किताब से शुरू करते हैं। अक्सर हम नाकाम क्यों होते हैं, लोग किताबों से दूर क्यों जाते हैं? हम 1200 की पेज की किताब को स्टार्ट करते हैं, 2 पेजेस पढ़ के हमें नींद आती है, फिर उसको हमेशा के लिए उसको बंद करके या मुश्किल किताब से स्टार्ट लेते हैं, या मुश्किल किताब से स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, हम चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी में ये एक रोज़ाना का एक एटीट्यूड पैदा करने की ज़रूरत होगी, रोज़ाना का मशगला होना चाहिए। सही, ठीक है। और हम ज़्यादा ना पढ़ें। देखिए, एक नॉर्मल किताब के 200 से 250 पेजेस होते हैं, लेट्स सपोज 250 पेजेस, ठीक है। और एक ऑर्डिनरी रीडर, मेरी तरह का ऑर्डिनरी रीडर 1 मिनट में 200 वर्ड्स पढ़ सकता है। सही, ठीक है, सही। 200 वर्ड्स पढ़ सकता है। तो इस किताब में, एक आप किताब जो 250 पेज का होता है, उसमें 70 से 75 हज़ार वर्ड्स होते हैं। तो एक बंदा 1 मिनट में अगर 200 वर्ड्स पढ़ सकता है, वो दिन अगर 12 मिनट पढ़े, 12 से 13 मिनट पढ़े, तो वो 1 महीने में एक किताब पूरा पढ़ सकता है। सही। अगर और आपकी ज़्यादा, अगर स्टार्टिंग आप 12 मिनट से करते हैं तो महीने में आप पूरी एक किताब ख़त्म करेंगे। इस तरह साल में आप 12 किताबें पढ़ेंगे। आप मुझे बताएं, आप एजुकेशन की फील्ड से हैं, कितने लोग हैं हम में से जो 12 किताबें पढ़ते हैं? इसका मतलब ये कि हम देहयान से 12 मिनट भी नहीं दे सकते। सही। अगर आपकी तरह कोई बंदा है तो वो 12 मिनट के बजाय 25 मिनट, 12.5 मिनट के बजाय 25 मिनट लगा दे, तो वो 2 किताबें क्या कहते हैं महीने में पढ़ेगा। अगर आप 52 से 53 मिनट देते हैं, 1 घंटा भी पूरा नहीं, तो आप महीने में 4 किताबें पढ़ेंगे और साल में 12×4 48 किताबें पढ़ेंगे। और हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने शेयर किया था कि यूरोप में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनका एवरेज जो रीडर है वो साल में 44 किताबें पढ़ता है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक एवरेज बंदा, एक एजुकेटेड बंदा अनफॉर्चुनेटली 1 किताब पढ़ता है। सही। और अनफॉर्चुनेटली बहुत बदकिस्मती से ये है कि हम जो लोग एजुकेशन के फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, हम भी किताबें नहीं पढ़ते, टीचर्स किताबें नहीं पढ़ते हैं। तो किताबें टीचर्स नहीं पढ़ेंगे, एजुकेशनिस्ट नहीं पढ़ेंगे, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सही। तो मेरे ख्याल में ये फार्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो ईजिली आप छोटी किताब से, और सेकेंडली आपने जो कहा छोटी किताब से शुरू करें, अल्केमिस्ट से स्टार्ट करें, आसान किताब से। आई बेट कि आप अल्केमिस्ट को जब आप बैठेंगे रीडिंग करने के लिए, तो आपको खड़े होने का, आपको चाय की भी परवाह नहीं पड़ेगी, आपको खाने का भी पता नहीं चलेगा, आप दिन में ही ख़त्म कर लेंगे। फिर आपकी एक मोहब्बत बढ़ेगी किताब, और फिर फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट, फिर आप बड़ी से बड़ी किताबों की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपने बता दी। उसमें एक चीज़ ये है कि ना, हम अपने रीडिंग में कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। या तो ये करते कि महीने में 1 दिन में किताब उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं, और हम ये चाहते हैं कि इस दिन ही हमें इस किताब को पढ़ के ख़त्म करें, और अगले दिन हम पढ़ना ही बंद कर देते हैं। कंसिस्टेंटली जो आपने फार्मूला बता दी, उसके तहत अगर हम कंसिस्टेंटली अपने लिए टाइम मैनेज करके किताबें पढ़ना शुरू करेंगे, तो मेरे ख्याल में किताब पढ़ने की इस रवायत को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो इकबाल, आपका शुक्रिया कि आपने जो ना इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और आपने बहुत ही कीमती चीज़ें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन ज़रूर इस डिस्कशन से फ़ायदा उठाएंगे। और मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम नए किताबों और नए आइडियाज़ के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हो, और हम ये चाहते हैं कि इसके प्रोग्राम के देखने के फ़ौरन बाद आप उन किताबों की तरफ माइल हो, उन किताबों को पढ़ें और उनसे आप फ़ायदा उठाएँ, ताकि किताब बीनी की रिवायत में आप अपना हिस्सा डाल सकें। तो आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है किसी और दिन किसी और किताब के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। वसलाम। थैंक यू असलम साहब, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया, और मैं फंडर टाइम्स का भी बहुत मशकूर हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और मैं बहुत आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से टाइम निकाल के ये कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, और हमारी बच्चों के लिए, हमारी आने वाली नस्ल के लिए आप एक इंटेलेक्चुअल जहाद कर रहे हैं। तो कीप इट अप। और मैं हमेशा इसको फॉलो करता हूँ, सुनता हूँ, तो हमेशा ये कि इसको और बढ़ाए। आप महीने में आता है तो हफ्ते में एक किताब लेके आ जाएं। सो बार दीगर आपका थैंक यू कि आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।